दोस्तों नमस्कार नमस्कार मेरे बेटे. we have covered a very beautiful decision in the last lecture, and I have pasted a 10 minutes lecture in regard to one off contracts, special order contracts, minimum price contracts. मैंने आपको लॉजिकली बड़ी सारी बातें बताने की कोशिश की उसमें कि भाई वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, एंड आई हैव डिलीवर्ड. मैंने कहीं लेक्चर किया था वो 10 मिनट का, आपने सभी ने एंजॉय किया होगा. बेटा स्पेशल ऑर्डर, व्हेन आई से स्पेशल ऑर्डर, इट मींस इट इज टू बी गिवन अ स्पेशल अटेंशन, because that will not come again and again. It is not a recurring order, it is a non-recurring order. So we should put a special emphasis on non-recurring order. आप सभी के लिए मैंने वो लॉजिक्स कंसेप्ट लेक्चर नंबर 9 में बताएं. आज लेक्चर नंबर 10 है. आज हम इस डिसीजन को कंप्लीट करेंगे, एंड बिफोर कंप्लीटिंग इट मैं चाहता हूं कि मैं कैप्लॉन से कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊं सो दैट यू कैन गेट मोर कॉन्फिडेंस. बेटा कैलकुलेटर का आपके पास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेरे पास दो कैलकुलेटर्स हैं, तो अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूं कैलकुलेटर्स. आप प्लीज़ अपने कैलकुलेटर्स बाहर निकाल लें, मेरी बात को ध्यान से सुने, कैप्लॉन की हार्ड कॉपी रखें, बिकॉज आज कुछ टेक्निकल क्लास होने वाली है. आज कुछ नई बातें मैं बताने वाला हूं, तो उन सभी बातों के लिए हम रेडी हो जाते हैं. ग्रेट, गुड मॉर्निंग. लेक्चर नंबर 10 I will be doing test yourself question number 6, test yourself question number 7 in regard to shutdown, or in regard to one-off contract, in regard to special order contracts, in regard to minimum price contracts, in regard to break even price contracts. It means हम उनसे वो चार्ज करेंगे जो हमारे लिए सबसे मिनिमम खर्चा है. तो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7, रेलेवेंट कॉस्टिंग. बेटे बड़ा मजा आने वाला आज के लेक्चर में अगर आप कमर सीधी करके बैठते हैं तो. पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग. जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं, उन्हीं को जगह मिलती है. जो बैठ जाते हैं, आपने सुनी है वो कहानी कछुए की और खरगोश की. स्किल होना अच्छी बात है, खरगोश के पास स्किल थी, बट उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, परसिस्टेंसी नहीं थी, लगातार नहीं करता था वो. उस कहानी में कछुआ जीत गया. उसके पास स्किल नहीं थी, धीरे धीरे चलता था, बट वो लगातार कर रहा था. बेटे आपको रेगुलरिटी में F5 सेक्शन ए, सेक्शन बी, जैसे जैसे आप मेरे चैप्टर देखते जाएं, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन किट. तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा. आप सोचेंगे कि बाद में कर लेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है जी. बाद में अभी करना है, इसी समय करना है. आइए जी, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको आज सबसे पहले कैप्लॉन में लेके चलूंगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे. मैं भूपेश आनंद, आप मेरे, मैं आपका. आइए सर, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इस अपनी कैप्लॉन को ओपन कर लें. वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर. मैंने लेक्चर नंबर 9 में भी आपको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां से दिखाया था, बट आज मैं उसका पहले प्रैक्टिकल करूंगा. और आई विल बी डूइंग फर्स्टली टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7. मैं पहले 7 करके दिखाऊंगा और फिर 6 में आऊंगा बेटे, क्योंकि 7 से आपका बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, आपका बेस ज्यादा क्लियर होगा. मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं, आप शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को. तो आप सभी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 बेटे रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, चैप्टर 8 बेटे, F5 बेटे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेटे, कैप्लॉन. एंड आई हैव डिवोटेड सो मेनी नंबर ऑफ लेक्चर्स इन रिगार्ड टू चैप्टर 5, 6, 7, 8. आइए जी, स्टार्ट कर दिया. जेड कंपनी, एक कंपनी का नाम है जी जेड कंपनी इज प्राइसिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. वो कहता है ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हम प्राइस, वी वांट टू फाइंड आउट द प्राइसिंग. द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द यूज ऑफ 50 टन्स. वो कहता है जी इसमें, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 50 टन्स का मटेरियल लगेगा. देयर आर 25 टन्स ऑफ ZX इन्वेंट्री एट द मोमेंट. अभी हमारे पास ऑलरेडी कितने टन्स की इन्वेंट्री है? 25 टन्स की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई है बेटे. 25 टन्स की इन्वेंट्री ऑलरेडी है, हमारे पास है अभी. ठीक है जी, और हमें चाहिए कितनी? 50 चाहिए. इसका मतलब अगर हमारे को ज्यादा चाहिए तो बाजार से खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, अभी देख लेते हैं.
जो हमारे पास है उसमें से 25 टन हमने आज से कुछ भले जमाने में वी हैव परचेज एट द रेट ऑफ 200. एक्स कंपनी नो लॉन्गर हैज एनी यूज फॉर मेटल ZX. अब वो कहता है जो उस मेटल का जरूरत है नहीं वैसे. अच्छा, द करेंट परचेज प्राइस, अगर आज हम बाजार में खरीदने जाएं, इफ आई वांट टू परचेज इट, दैट विल बी 210 पर टन एंड द मेटल कुड बी डिस्पोज ऑफ फॉर द नेट स्क्रैप प्रोसीड्स फॉर 150 पर टन. आराम से. मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन जल्दी कर लेने में समझदारी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सॉल्व करने में ज्यादा समझदारी है. प्लीज रीड अ क्वेश्चन अगेन. अ कंपनी इज प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट. द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द यूज ऑफ 50 टन्स. देयर आर 25 टन्स. ऑलरेडी 25 टन है. इसका मतलब आपको 25 टन तो बाजार से ही खरीदने पड़ेंगे, और बाजार से जब आप खरीदेंगे तो आपको 25 टन करंट परचेज प्राइस में मिलेंगे. आपको रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है मटेरियल की, बट 25 टन आपके पास अभी भी हैं और आपको इसका यूज नहीं है. उल्टा उसको हटाने के लिए स्क्रैप वैल्यू देनी पड़ेगी. स्क्रैप कितना पे करना पड़ेगा? 150 पर टन. आप ये बताएं हाउ मच इज द रेलेवेंट कॉस्ट. आप सभी जल्दी से आप ऑटोमेटिकली बता दें, मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कितना रहेगा. लॉजिकली आपको समझ आ चुका है, मुझे मालूम है. आप देखिए जी, 25 टन जो बाजार से खरीदना पड़ेगा उसकी कीमत तो $210 लगेगी. अच्छा, 25 टन हमने ऑलरेडी खरीदा था एक जमाने में एट द रेट ऑफ 200 टन, $200 पर टन, बट वी डोंट हैव करंट यूज फॉर दैट. So we are interested in the relevant cost, but if we don't use it, we have to scrap it, and we have to pay $150. It means the cost should be $150. तो बेटे इसके बाद जो आंसर आएगा आप चेक कर लें. हमें लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है, जल्दी नहीं करनी. आप बताइए ये सेंस समझ आ रही है आपको? ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. 100 hours of unskilled labor, जिसको हम पे कर रहे हैं $5.50 पर आवर. 100 आवर्स को हम पे कर रहे हैं 5.5 पर डॉलर. 5.5 पर डॉलर. ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, गलती से ही हो गया सर, एक सेकेंड. आराम से, कोई बात नहीं सर, क्या हो गया? अनस्किल्ड लेबर जो है, अनस्किल्ड लेबर 100 आवर्स की हम पेमेंट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 5.50 आर नीडेड. Z has no surplus capacity at the moment. Z के पास कोई नई कैपेसिटी नहीं है और हमें 100 घंटे की रिक्वायरमेंट है और हम ₹5.50 के हिसाब से दे रहे हैं. बट एडिशनल टेम्परेरी स्टाफ वुड बी हायर्ड एट 6.50 पर आवर. आराम से मैं कहता हूं जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. वो कह रहा है जी आपके पास, आप स्किल्ड लेबर को $5.50 के बेसिस में पेमेंट कर रहे हो और आपके पास अभी कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, बट यू रिक्वायर दिस मच नंबर ऑफ आवर्स फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू वांट सम मोर, यू नो, यू हैव टू पे एडिशनल 6.50. तो आपको क्या लगता है, रेलेवेंट कॉस्ट 100 आवर्स इन 5.50 होना चाहिए या रेलेवेंट कॉस्ट 100 आवर्स इंटू 6.50 होना चाहिए? आप बताइए लॉजिकली. आई थिंक इट शुड बी 100 इंटू 6.50. ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है मेरे बेटे, बिकॉज एडिशनल तो $6.50 में ही आएगी. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. मैं आ गया जी थर्ड पार्ट में. मेरा आई वांट टू से कि आप एक बार इसको पहले पढ़ें. मैंने तभी लेक्चर 9 में बोला था कि आप टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को पहले पढ़ के रखना. 100 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट. वो कहता है जी इस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट की यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, उसमें 100 घंटे लग जाएंगे. द कंपनी करेंटली हैज 300 आवर्स वर्थ ऑफ स्पेयर कैपेसिटी. 300 घंटे की अभी कैपेसिटी है. इसका मतलब उस 300 में से हम 100 घंटे यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी स्पेयर कैपेसिटी है. बी सिचुएशन में वी डोंट हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव टू पे एडिशनल. तो आई थिंक आपको दोनों सिनेरियो सिचुएशंस को
डिफरेंशिएट करके समझना है. There is a union requirement that in place there is no layoff. The workers are paid 8.50 per hour. मतलब अगर ले ऑफ नहीं होते तो ₹8 $8.50 की पेमेंट करनी पड़ेगी, बट ये यूज ही नहीं है. आप ये बताइए, थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, यू हैव अ स्पेयर कैपेसिटी, आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है और आप ऑलरेडी पे भी कर रहे हैं उनको, तो for that contract you don't have to pay anything additional. It means relevant cost is zero for that. You getting my point? उस केस में relevant cost zero है. मैं आ गया जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 में. आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को पहले बेटा यू हैव टू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली. आइए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. अ कंपनी ओड हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ $1,800. एक कंपनी के पास एक मशीनरी है या एसेट है या नॉन करंट एसेट है और उसका $1,800 का कैरिंग वैल्यू है. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. ठीक है. एंड हैज बीन आइडल फॉर सम मंथ्स, और पिछले कुछ महीनों से खाली है मशीन. इट कुड नाउ बी यूज ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अब वो नई मशीनरी नए कॉन्ट्रैक्ट में लग सकती है. ओके. इफ नॉट यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड फॉर अ नेट अमाउंट ऑफ $2,000. अगर हमने यूज नहीं की तो हम उसको बाजार में बेच देंगे $2,000 में. कैरिंग वैल्यू क्या होती है आपको पता है, एंड स्क्रैप वैल्यू विच यू कैन रियलाइज आपको पता है. After use on the contract, the equipment could have no resale value. ठीक है सर. And would be dismantled. What is the total relevant cost of the equipment to the contract? आराम से आप मुझे लॉजिकली बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए. भाई अगर हम मशीनरी को यूज कर रहे हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट तो हम बाजार में बेचेंगे नहीं, तो हमारे लिए वो $2,000 इरेलीवेंट हो गए, $2,000 इरेलीवेंट हो गए, 2000 GBP इरेलीवेंट हो गए, 2000 येन इरेलीवेंट हो गए. $1,800 आपके लिए रेलेवेंट है, बिकॉज कैरिंग वैल्यू तो 1800 है. अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में यूज करता हूं तो फिर कबाड़ी वाले को बेचने का क्या मतलब है, फिर वो $2,000 का क्या मतलब है. इट हैज नो यूज, इट हैज नो रेलेवेंस, इट हैज नो इंपॉर्टेंस. So we have to see how much cost is relevant for this. तो यहाँ पर $1,800 का आंसर आना चाहिए. मैं आ गया जी फिफ्थ पार्ट में. आई थिंक आप लॉजिकली समझ रहे हैं कि हम कैसे टेस्ट योर सेल्फ में हाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मच इज रेलेवेंट एंड हाउ मच इज इरेलेवेंट. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6. अब इस बेसिक के साथ आपको लॉजिकली समझ आएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा था. उन सभी पार्ट्स को मिक्स कर दें, टोटल कर दें तो 5 पार्ट्स किए, उन सबको टोटल कर दें तो पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा. आइए जी हम क्वेश्चन नंबर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं. मिस्टर स्मिथ हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. देखिए जी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ स्पेशल ऑर्डर, फॉर अ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट. And he has already prepared his tender. Mr. Smith ने already tender बना दिया था, but has asked you to review it for him. But उसने कहा कि भाई रिव्यू कर दीजिए. यू आर AC से कम फाइनेंस मैनेजर, यू आर AC से कम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आपकी कॉन्फिडेंस आपसे चेक कराना चाहता है मिस्टर स्मिथ हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो आपको अब ये चेक करना है कि वो जो बनाया उन्होंने मिनिमम प्राइस की कोटेशन कैलकुलेट की, क्या वो ठीक है या गलत है. ही हैज अपॉइंटेड आउट यू दैट ही वांट टू कोट द मिनिमम प्राइस. आई थिंक मिनिमम प्राइस की बात आप समझ रहे हैं. स्पेशल ऑर्डर प्राइस, स्पेशल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही बिलीव्स दैट इट विल लीड टू मोर लिक्विडिटी वर्क इन द फ्यूचर. अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है तो उसको फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा. अब उसने मिस्टर स्मिथ ने ये कैलकुलेशंस की हैं. मिस्टर स्मिथ को ऐसा लग रहा है कि मटेरियल जो है 4 तरह के मटेरियल लगेंगे जी, A, B, C एंड D. देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो लगने वाले हैं. A, B, C, D. A लगेगा 2000 kgs एट द रेट ऑफ $10.
बी लगेगा 1000 kgs एट द रेट ऑफ $15, सी लगेगा 500 kgs एट द रेट ऑफ $40, डी लगेगा 50 liters एट द रेट ऑफ 12 per liter. So these are the raw materials. There are 4 types of materials: labor, skilled labor, semi skilled labor, unskilled labor. 3 तरह की लेबर है. स्किल्ड लेबर का रेट ज़्यादा होता है, $25 के बेसिस में दे रहे हैं. सेमी स्किल्ड टू बी पेड $15 एंड अनस्किल्ड टू बी पेड $10 पर आवर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच दे हैव मेंशन इज, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स वो कह रहा है जी 42,000 रुपीज के हैं. इट मीन्स दोज ओवरहेड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, दे वर ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड, दे आर नॉट स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दिस. आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पहले भी हो रहे थे अभी भी होंगे, इसके लिए स्पेशली नहीं हो रहे. कॉस्ट नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस, इट मीन्स दैट कॉस्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. कोई ये कॉस्ट उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी हो रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द टेंडर, अब क्योंकि टेंडर बनाया स्मिथ ने, तो स्मिथ कहता है यार मेरा टाइम बड़ा प्रीशियस है. जैसे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी माई टाइम इज वेरी प्रीशियस, so please add my royalty also while calculating the cost of these lectures. Other expenses 500 है. उसके बाद वो कहता है जी प्रॉफिट हमने 5% कर दिया, और बेटे मैंने ना इसको पहले क्लास लेने से पहले किया और प्रॉफिट कॉस्ट निकाली, तो कॉस्ट आ रही है 1 लाख. मतलब यहाँ तक की कॉस्ट अगर आप देख लें, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, अगर आप यहाँ तक की कॉस्ट देख लें तो ये आ रही है 1,59,100. इसका 5% निकालें तो बेटा यही आ रहा है $7,955. $7,955 आराम से. मैं फिर रिपीट करूंगा. एंड द मिनिमम प्राइस ही हैज कोटेड इज, अब आपको चेक करना है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACC, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ CFO, यू हैव टू एडवाइस दैट वेदर मिस्टर स्मिथ हैज कैलकुलेटेड द प्राइस, मिनिमम प्राइस एक्यूरेटली. अब कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है उन्होंने, मैं चाहता हूं कि आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल मिनिमम प्राइस विच शुड हैव बीन कोटेड. ठीक है सर. मटेरियल है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. आप सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, इसलिए घबराइए नहीं. धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हम अपनी बातों को समझेंगे. रेलेवेंट कॉस्ट मैंने अभी आपको टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया है. हम उसी के लॉजिकली 1000 kgs ऑफ मटेरियल. वैसे मटेरियल ए अगर आप देखें तो 2000 किलोग्राम चाहिए. ये देख लीजिए, वो कहता है जी 1000 किलोग्राम जो है ना स्टॉक में है, जो हमने $5 के हिसाब से खरीदा था, ऑलरेडी पड़ा हुआ है. फिर कह रहा है जी मिस्टर स्मिथ हैज नो अल्टरनेटिव यूज फॉर द मटेरियल एंड इंटेंड्स टू सेलिंग प्राइस इट फॉर दिस. वो कहता है जी उसका कोई यूज भी नहीं था मिस्टर स्मिथ के लिए, और वो $2 में बेचना चाह रहे थे. ठीक है सर. However, if he sold, he would have to pay a fixed cost of 300. इसका मतलब वो $2, 1000 किलोग्राम $2 पर केजी के बेसिस में बेचेंगे तो 2000 मिलेंगे नहीं 2000, क्योंकि $300 तो आपको कमीशन या कुछ कॉस्ट हैंडलिंग पे करनी पड़ेगी. इट मीन्स यू विल बी ओनली गेटिंग $1700. ओके. द करंट परचेज प्राइस इज $10 पर केजी. अभी हमने जो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 किया, इसीलिए मैंने पहले 7 कराया. आपको मैंने तैयार कर दिया. अब धीरे धीरे चोट मारूंगा बेटे, लोहा गर्म हो गया, अब चोट मारूंगा और प्रॉपर शेप आ जाएगी. तो आराम से मटेरियल ए को दोबारा देख लीजिए और मन ही मन सोचिए दैट हाउ मच इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल ए. मिस्टर स्मिथ ने इसकी 2000 किलोग्राम के बेसिस पे 10 करंट परचेज प्राइस 20,000 की कॉस्टिंग कर दी है. तो अब आपको ये सोचना है कि क्या ये 20,000 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि भाई 1000 किलोग्राम तो ठीक है, हमें खरीदना है, तो उसका तो कॉस्ट $10 होना ही चाहिए. तो दैट कम्स टू $10,000 तो आएगा, वो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. लेकिन 1000 kg तो आपके पास स्टॉक में है और आपके लिए वो यूज भी नहीं था और आप वो बेचने का सोच रहे थे. तो $2 में बेचेंगे तो $2000 वो मिलेंगे, 300 देने पड़ेंगे. तो मेरे दोस्त 1700 रुपये वो कर दीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि $11,700 की कॉस्ट ऐड होनी चाहिए थी मटेरियल ए के लिए, जो हमने $20,000 की चार्ज की है. बेटा उसको क्या पता रेलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है, उसने थोड़ी भूपेश आंगे लेक्चर्स किए हैं मिस्टर स्मिथ ने.
लेक्चर्स तो आपने किए हैं, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट। याद है वो मटेरियल कॉस्ट का जो था, मैंने कहा था जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो बताऊंगा। नाउ द पॉइंट, you can get an idea that what I mean by relevant cost of material for material A. You getting a point? So my dear friends, I should have added 11,700 instead of 20,000 के dollars. So I think this is the first mistake which Mr. Smith has done. Okay. अच्छा, मटेरियल बी चेक कर लेते हैं पहले। उसने मिस्टर स्मिथ ने क्या किया, मटेरियल बी 1000 kgs $15 के हिसाब से उसने चार्ज किया 15,000। चलिए पढ़ते हैं जरा मिस्टर मटेरियल बी की राम कहानी। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ मटेरियल बी। कहते जी मटेरियल बी तो बड़ा पड़ा है हमारे पास स्टॉक में, और 18 रुपये पर केजी की कॉस्ट है जो हमने खरीदी थी। मतलब हमने जब खरीदा था तो उसमें 18 रुपये डॉलर का रेट चल रहा था, वी हैव पेड एट द रेट ऑफ दैट। बट आज अगर आप देखें तो $15 पर केजी की कॉस्ट है, $15 की पर केजी की कॉस्ट है। आप बताइए आपको क्या लगता है दैट हाउ मच शुड बी द मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय मिस्टर स्मिथ इन हिज बिजनेस। वो कहता है जी आने वाले समय में भी मिस्टर स्मिथ इस मटेरियल को यूज करेंगे, दूसरे किसी ऑल्टरनेटिव यूज में, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज होगा, उसमें भी यूज होगा। तो आपको अब ये बताना है कि आपके हिसाब से मटेरियल बी की कॉस्ट कितनी लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो चार्ज किया है 15, कितना चार्ज किया है 15,000, ये ठीक है, बिकॉज ही हैज टेकन $15 पर केजी, यू नो दैट इज द करंट परचेज प्राइस आई थिंक। तो current purchase price, it means the price at which you have purchased earlier, the historical cost. This is historical cost and this is the current purchase price. So I will be valuing my stock on the basis of current purchase price, that is $15. I think you are getting my point. मैं I think बिल्कुल क्लियर हूँ इस पॉइंट में। मटेरियल सी में आ गए, चला पहले चेक कर लेते हैं जी मटेरियल सी उसने कैसे किया। स्मिथ ने 500 किलोग्राम $40 के हिसाब से, ठीक है सर। अभी देखते हैं मटेरियल सी के लिए क्या लिखा है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है, हमें लॉजिक समझने हैं। द टोटल अमाउंट इन द स्टॉक इज 500 kgs, ठीक है, विच वॉज बॉट फॉर $10,000 सम टाइम अगो, पहले कभी खरीदा था 10,000 kg, ठीक है जी। फॉर अनदर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए हमने खरीदा था, ज्यादा खरीद लिया, पड़ा हुआ अभी तक। मिस्टर स्मिथ इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 6,000 इन टोटल। अब वो पड़ा हुआ हमारे यूज के लिए नहीं है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए था उस समय, और इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं $6,000 में, और यूजिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर मटेरियल कॉन्स्टेंटली यूज इन द, या उसको हम दूसरे मटेरियल में यूज कर लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट जो चलता रहेगा। इसका मतलब इट हैज द वैल्यू फॉर मिस्टर स्मिथ। It is if used in the later manner it would save $8,000 for other material। अगर हमने एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया तो जहां पर हम वो दूसरा मटेरियल यूज कर रहे थे वहां उसकी वजह से जब ये किया तो $8,000 बच जाएंगे। करंट परचेज प्राइस इज $40 पर केजी। आराम से, बिल्कुल मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने आराम से पढ़ना है। आई थिंक हमें 500 kgs ही चाहिए। आप चेक करिए जी मटेरियल सी का, वी वांट 500 kgs एंड वी हैव 500 kgs, बट वी हैव वैल्यूड, मिस्टर स्मिथ हैज वैल्यूड एट 500 kgs एट 40। तो आपको क्या लगता है कि 40 में करना चाहिए या कुछ कम में करना चाहिए? आप अपने मन की बात बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मटेरियल है जब मैं दूसरे सब्स्टिट्यूट को यूज करूंगा और 8,000 की कॉस्ट बच जाएगी, तो मेरे लिए कीमत 8,000 है, $40 तो है ही नहीं। लॉजिकली सोचिए, तो 8,000 is the relevant cost, not it should not be multiplied, it should not be valued, 500 kg should not be valued at the rate of 40, rather it should be valued at the rate of $8,000। I think you are getting my point। ठीक है जी, मटेरियल डी, अब आप चेक करिए जी मटेरियल डी में अगर आप देखें तो 50 लीटर्स है, 12 रुपये लीटर के हिसाब से। चेक कर लेते हैं मटेरियल डी के लिए क्या हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है। देयर आर 100 लीटर्स ऑफ द मटेरियल इन स्टॉक, हमारे को 50 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वी हैव द स्पेयर कैपेसिटी, नो इश्यूज फॉर दैट। इट इज डेंजरस दैट इफ नॉट यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव टू बी डिस्पोज ऑफ। भाई साहब वो मटेरियल बड़ा डेंजरस है, अगर यूज नहीं किया तो उसको फेंकना पड़ेगा, और नहीं तो पोल्यूशन कंट्रोल वाले आ जाएंगे, एंड यू हैव टू पे $50 पर लीटर। अगर बाजार में खरीदना जाए तो $12। वी डोंट हैव टू परचेज, we only need 50 and we only need 50, I think we only need 50, we only need 50
Now the point is it should not be multiplied with 12, you know, because it has to be in any case 50 लीटर तो आपको देना ही पड़ेगा। 50 लीटर आपके पास कितना है? आपके पास कितना है भाई साहब? आपको आपकी सगो 2500 की कॉस्ट सेव हो गई, मैं तो ये कहूँगा। इट मीन्स आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट $2500 की सेव हो गई। ये तो कॉस्ट नहीं लग रही, बच गए पैसे। नहीं तो वैसे भी $5000 लगते हैं आपके। आप अगर इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं 100 लीटर्स को तो 50 के बेसिस में $5000 की कॉस्ट आती, क्योंकि अब आप 50 यूज कर लोगे तो 5000 की जगह आप 2500 ही देने हैं, क्योंकि देने तो पड़ेंगे ही। इट मीन्स योर रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय $2500। बेटा ये है लॉजिक्स, इसीलिए मैंने टाइम लगाया था। आप बात समझ रहे हैं? तो आपको मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करना है, एंड फॉर मिनिमम प्राइस वी विल बी वॉचिंग द रेलेवेंट कॉस्ट, वी विल बी वॉचिंग द रेलेवेंट